हेलो माय डियर चिया, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आशु भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलेंट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का जो पहला अध्याय है, ठीक है ना, किसका, बायोलॉजी का पहला अध्याय जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको शुरुआत करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा चैप्टर है, लेकिन छोटा चैप्टर होने के साथ साथ बहुत सारे चैप्टर का बेस है, ठीक है ना। आपका जो मुख्यतः रिप्रोडक्शन यूनिट है ना, उसका तो बेस है। अच्छा, इस चैप्टर का जो कुछ अंश है ना, 11वीं के मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में भी है, ठीक है ना। तो उस वाले पोर्शन को भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें करा दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज ये याद रखना है कि CBSE पैटर्न से शायद ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन हमारे CGBSE बोर्ड में ये जो चैप्टर है अभी भी यहाँ। और मेरे को लगता है कि जब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक आपका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका यानी कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी उतना ही महत्व देना है जितना बाकी सभी चैप्टर को आप लोग देंगे, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है, मुख्यतः मेरे को लग रहा है कि 4 से 5 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। ये पहला चैप्टर है ना आपका, ये एक अच्छा 12वीं का ये क्या है, पहला चैप्टर है, ठीक है, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन क्या है। जीवों में जनन पूछ रहा है ना, जीवों में जनन पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, प्रजनन क्या होता है। प्रजनन, प्रजनन या फिर क्या बोलते हैं आप लोग, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन या क्या होता है जनन, चलो बताओ। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग क्या दोगे कि पुरानी पीढ़ी के जो जीव हैं उसके द्वारा नई पीढ़ी के जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया या उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रजनन। क्या बोल रहे हैं, प्रजनन। मैं क्या बोल रहा हूं कि ध्यान दो कि पुरानी पीढ़ी के जीवों के द्वारा, पुरानी पीढ़ी के जीवों के द्वारा, जीवों के द्वारा नई पीढ़ी के जीवों के, नई पीढ़ी के जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया, जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया या जन्म देने की प्रक्रिया, उत्पादन की प्रक्रिया या क्या बोल रहा हूं मैं, जन्म देने की प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। इसे ही हम प्रजनन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। पहला परिभाषा क्या बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो जो पुराना पीढ़ी है उसके द्वारा जो नई पीढ़ी को जन्म देने की प्रक्रिया रहेगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रजनन, ठीक है। जैसे कि ध्यान से समझना, ठीक है ना, ध्यान देना। क्या बोल रहा हूँ कि ये मान लो आपका एक कोई बोलना चाहिए पेरेंट सेल है, तो इस पेरेंट सेल द्वारा, ठीक है ना, नई जो कोशिका है, ठीक है ना, नई जो संतति कोशिका रहेगा उसको जन्म देने की जो प्रक्रिया रहेगा, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आपका रिप्रोडक्शन। जैसे कि कोई यंग वन है, ध्यान से समझना, कोई यंग वन है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो इनमें युग्मक जनन होगा, स्पर्मा और ओवा का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट के फलस्वरूप आपका एक नया बेबी का फिर से क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुराना पीढ़ी है, इस पुराने पीढ़ी के द्वारा एक नए पीढ़ी के जो निर्माण की प्रक्रिया है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। बेसिक टर्म है, सबको पता होता है, ये इतना तो सबको नॉलेज होता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, प्रजनन टॉपिक में चलने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है आपका इस चैप्टर में, जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, जीवन अवधि क्या है, कोई भी जो जीव है वो जन्म लिया, जन्म लेने के पश्चात उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है या समय है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या, जीवन अवधि। जैसे कि ध्यान से समझना, कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य यदि, ठीक है, जन्म लिया तो वो कितना मैक्सिमम साल जी सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो 100 साल तक बोलते थे, फिर 80 हुआ, अब 70, आदमी 75-70 साल जी ले, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। धीरे धीरे 60 हो गया, 65 हो गया। समझ रहे, जीवन अवधि, प्राकृतिक मृत्यु काल, ठीक है, कि हाँ वो इतना दिन तक जी सकता है, उसका लाइफ इतने दिन का होता है, ये जो बोल रहा हूँ ना, उसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि। हाँ, कोई एक्सीडेंट में खत्म हो गया, कोई हार्ट अटैक में खत्म हो गया, ये प्राकृतिक मृत्यु है क्या, नहीं। समझ रहा हो कि नहीं, क्लियर है। तो जीवन अवधि क्या है, कोई भी जीव है उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन अवधि,
ठीक है, तो ध्यान दो जीवन अवधि क्या होता है, साइड हेडिंग डालकर एक टॉपिक लिखो, जीवन अवधि, ठीक है ना, जीवन अवधि, लाइफ स्पान, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, किसी भी जीव के, ठीक है ध्यान से देखो, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल या समय अवधि, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को ही उसका क्या कहते हैं, जीवन अवधि, उसका जीवन अवधि या जीवन काल, जीवन अवधि या जीवन काल, ठीक है ना, कहते हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाना है, और नोट से यदि नहीं बना रहे हो तो आपको ऐप में, ठीक है ना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस चैप्टर का, तो उसमें से जाकर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जीवन अवधि किसे बोलते हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ का बात कर रहा हूँ भाई, कोई फांसी लगाकर मर गया, ठीक है, कोई ट्रेन से कट कर मर गया, ठीक है, किसी का हार्ट अटैक में डेथ हो गया, ठीक है ना, ये कोई बीमारी से डेथ हो गया, ऐसा वाला कोई कंडीशन नहीं है, मैं नेचुरल डेथ का बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय अवधि रहता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि, क्लियर है कि नहीं। और प्रत्येक जीव का जो जीवन अवधि रहता है, प्रत्येक जीव का जीवन अवधि क्या होता है, अलग अलग होता है, प्रत्येक जीव का जीवन अवधि या जीवन काल अलग अलग होता है, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग होता है, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि जीवन अवधि कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता ना, साइज पर निर्भर नहीं होती, जैसे हाथी है तो हाथी हाँ एकदम ज्यादा बड़ा है भाई, तो उसका जीवन अवधि ज्यादा होगा, और जो गाय है वो छोटा है तो उसका जीवन अवधि कम होगा। चलो ये तो उदाहरण अलग ही हो गया। जैसे बोल रहा हूँ कौवा है और तुम्हारा तोता है, दोनों का साइज लगभग समान रहता है ध्यान से देखो तो, कौवा है और आपका क्या है, तोता है, तो दोनों का जो साइज क्या रहता है, लगभग समान रहता है, लेकिन कौवा का जो उम्र है और तोता का उम्र है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कौवा का उम्र बोलते हैं लगभग 15 साल मैक्सिमम, और तोता का उम्र लगभग 140 साल। तो देखो दोनों का साइज तो समान है, लेकिन जीवन अवधि क्या है, अलग अलग है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जीवन अवधि कभी भी साइज पर निर्भर नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं। जीवन अवधि कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल दे सकते हो कि कौवा और तोता है, कौवा का उम्र 15 साल होता है, ठीक है ना, और तोते का उम्र कितना साल जी सकते हैं, उसका जीवन अवधि कितना होता है, 140 साल, क्लियर है कि नहीं। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखो आपका बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, दोनों का साइज लगभग समान रहता है, बरगद और पीपल बोल रहा हूँ, सॉरी, बरगद और आम का पेड़। देखो बरगद का जो उम्र है जीवन अवधि है लगभग 250 साल है, ठीक है ना, और आम का उम्र उतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 30 साल माना जाता है, 25 से 30 साल लगभग, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है ना। तो देखो कौवा और तोता का उम्र का देखो, बरगद और आम का देखो, दोनों का साइज समान है, लेकिन दोनों के एज में कितना ज़्यादा फर्क होता है, क्लियर है कि नहीं। दोनों के जीवन अवधि में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अंतर होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जीवन अवधि कभी भी साइज पर निर्भर नहीं होता। यहाँ तक समझ आया क्या, लिख लिए क्या, देखो तो चलो छापो छापो छापो, जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, एनसीईआरटी जो है ना आपका, कुछ कुछ जीवों का जीवन अवधि बताया, तो उन जीवों का जीवन अवधि लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ध्यान से देखना कौन कौन से जीव हैं, उसका जीवन अवधि बताया। जैसे कि सबसे पहले वो बताया बटरफ्लाई, तितली उड़ी उड़ के चली वाला, ठीक है, बटरफ्लाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा जीवन अवधि बताया है वो फ्रूट फ्लाई का, इसका बताया है फ्रूट फ्लाई का। अच्छा, और किसका उदाहरण दिए हैं, बटरफ्लाई का दिया है, फ्रूट फ्लाई का दिया है, राइस प्लांट का दिया है, धान जी, धान कितना महीने होता है, 5 से 7 मंथ होता है ना, 5 से 7 मंथ नहीं, 3 से 4 मंथ को एनसीईआरटी का फिगर देख लेते हैं, ठीक है, 3 से 4 मंथ दिए है जी, ठीक है। इसका है 1 से 2 हफ्ता, 1 से 2 वीक, ठीक है, और इसका दिया है 3 से 4 मंथ,
ये 5 से 7 मंथ वाला है ना, फूल है गुलाब का, यानी कि रोज़ का दिए हैं, ठीक है ना। 5 से 6 मंथ, 5-6 महीना ही रहता है जी गुलाब का उम्र, ठीक है, गुलाब के पौधे का उम्र, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, ठीक है, 20 से 30 दिन रहते हैं ओनली, 20 से 30 दिन, ठीक है। ये 1 हफ्ता। बटरफ्लाई तितली, फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, ड्रोसोफिला के बारे में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट चला था जी ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ठीक है। कितना रहता है इसका जीवन अवधि, देखो बहुत ही कम है, 20 से 30 दिन। इस कारण एक्सपेरिमेंट में ना मॉडर्न जेनेटिक्स में इसी का उपयोग होता है, ठीक है। अच्छा, रोज़ प्लांट हो गया। अच्छा, 5वां और एक आध उदाहरण देख लेते हैं। और किसका एज है दिए है, जहाँ कौवा का बताया था तुम लोगों को, कौवा का कितना होता है, 15 साल। क्रो का कितना होता है, 15 साल। कितना होता है, 15 साल। लिखते जा रहे हो ना, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो 1 से 2 वीक, 20 से 30 दिन, 3 से 4 महीना, 5 से 6 महीना। कौवा का कितना बोला हूँ, 15 साल। अच्छा, काऊ का 20 से 25 साल, ठीक है। काऊ का कितना होता है, 20 से 25 साल। ये सब अभी साल वाला हिसाब चल रहा है ना। अच्छा, डॉग का देखो तो, डॉग का भी वही होता है, अराउंड 20 से 25 साल, ठीक है। 8वां आपका बनाना, अब वो अलग बात है भाई, हवा तूफान आता है तो गिर जाता है। बनाना का होता है कितना, 25 साल। कितना होता है आपका, 25 साल, 20 से 25 साल लगभग। अच्छा, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का होता है आपका 60 साल। कितना होता है, 60 साल। कितना साल, 60 साल। अच्छा, 10वां देखो, और एक आध जीव का जीवन अवधि देखते हैं। देखो इस सब को, जीवन अवधि को एक बार देख लेना सरसरी तौर पर, ठीक है ना। वैसे भी एकदम सरल है, ठीक। घोड़े का देखो तो, घोड़े का होता है अराउंड आपका 62 साल। रिटायरमेंट का उम्र है जी इसका भी, ठीक है। 62 साल तक होता है इसका क्या, जीवन अवधि। 19-20 फर्क आ सकता है भाई थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। अच्छा, एलिफेंट का भी देख लो, एलिफेंट का भी 62 से 65 साल। सब ईयर चल रहे हैं ना, 62 से 65 साल। और कौन सा जीव है, और कोई जीव का नाम देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या दिया है, हाँ कछुआ का दिया है, टॉर्टाइस। 100 से 150 साल, 100 से 150 साल, ठीक है। और किसका उम्र बताया था आप लोगों को, पैरोट, तोता का उम्र बताया था ना बीच, कितना होता है, 140 साल। और किसका बताया था, बनियान ट्री, इसका कितना उम्र है, 200 साल अराउंड, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको इतने जीवों का क्या याद रखना है कि कितना कितना इन सब का एज होता है। यहाँ तक समझ आ गया क्या, मिटा दूँ एज का डाटा, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ जाएं क्या। अब देखो कोई भी जीव का, ध्यान से समझना, तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई भी जीव का, कोई एक जीव है उसका जीवन अवधि ज़्यादा है, किसी एक जीव का जीवन अवधि कम है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक जीव है उसका जीवन अवधि इतना ज़्यादा, एक जीव है उसका जीवन अवधि इतना कम, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चीज़ हमको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो जीवन अवधि है उसका विकास मुख्यतः 2 परिस्थिति में हुआ है। कितने परिस्थिति में, 2 परिस्थिति। तुमको पता है परिस्थिति मुख्यतः 2 होती है, एक तो सब अच्छा हो रहा है लाइफ में, ये तो बुरा ही बुरा चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वैसे ही बोल रहा हूँ कि परिस्थिति जीवन में कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का हो सकता है। या तो तुम्हारे अनुकूल होगा जी परिस्थिति, या तो तुम्हारे क्या होगा, प्रतिकूल होगा। क्लियर है। तो मैं कहानी ये बोल रहा हूँ कि मान लो जीवों का जब विकास हुआ तो हमारे आसपास जो परिस्थिति था ना, ठीक है, वो प्रतिकूल परिस्थिति था। प्रतिकूल परिस्थिति है मतलब उसको भोजन अच्छे से नहीं मिल रहा है, आवास अच्छे से नहीं मिल रहा है, वातावरण में प्रतिरोध बहुत है, जैसे सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एकदम ज़्यादा ठंड पड़ गया, ऐसा स्थिति है। मतलब जीवन में क्या हुआ है, प्रतिकूल परिस्थिति है, ठीक है ना। एक जीव के हिसाब से प्रतिकूल परिस्थिति वही देखोगे ना, तो मनुष्य है तो अपने संदर्भ में अलग लेते हो, ठीक है। मनुष्य क्यों है, ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, भय निद्रा और मैथुन सब पशुओं में जान, जे नर अविवेक है बिन पंच पशु समान, ऐसा वाला कहानी चलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, विवेकी हैं, प्रूडेंट हैं, ठीक है। अब हमारे हिसाब से प्रतिकूल परिस्थितियों तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एक जीव के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं,
तो उसमें केवल मनुष्य का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम सारे जैव जगत में जितने जीव हैं ना, उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा जीवन का विकास है वो प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ है, ठीक है, वातावरण प्रतिरोध ज्यादा हुआ, तो ऐसे स्थिति में जिन जीवों का विकास हुआ उनका जीवन अवधि क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। और जीवन अवधि कम हुआ है, मान लो एकदम कम साल हुआ है, तो उनका जो प्रति जनन चक्र संतति उत्पादन का जो दर रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा रहेगा। एक बार फर्टिलाइज हुआ, एक फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो उसमें क्या पता 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसे पैदा कर रहे हैं। जीवन अवधि कम है ना जी, और हर जीव क्या चाह रहा है? अपनी पीढ़ी को, अपनी निरंतरता को बढ़ाना चाह रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जिन जीवों का विकास प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ ना, क्या बोल रहा हूं, जिन जीवों का विकास क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब वातावरण ठीक नहीं था, वातावरण में प्रतिरोध ज्यादा था, तो ऐसे जीवों का जीवन अवधि क्या हो गया? कम, और प्रति जनन चक्र जो संतति उत्पादन की दर है वो क्या हो गया? ज्यादा। क्लियर है? लेकिन हाँ, जिन जीवों को अनुकूल परिस्थिति मिला, खाना भी अच्छा खासा मिल रहा है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, आवाज भी अच्छा है, बाह्य शिकारियों का भी डर नहीं है, परभक्षण दाब भी नहीं है, समझ रहे ना, परभक्षियों का डर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे जीव क्या करेंगे? बेतहाशा वृद्धि भी करेंगे। अब चूंकि वृद्धि कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखना, अनुकूल परिस्थिति हो रहा है, हर चीज फेवरेबल कंडीशन है, तो उनका एज तो ज्यादा ही होगा। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जिन जीवों का विकास अनुकूल परिस्थिति में हुआ, उन जीवों का जीवन चक्र क्या रहेगा? ज्यादा, चूंकि लंबा लाइफ टाइम है, ठीक है ना, तो प्रति जनन चक्र संतति उत्पादन की दर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यही हुआ कि कुछ जीव जो है ना अनुकूल परिस्थिति में विकास किया, और कुछ जो थे प्रतिकूल परिस्थिति में विकास किया। इस कारण ये जो जीवन अवधि में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देते हैं वो हमको नजर आता है। क्लियर है कि नहीं? तो जीवन अवधि का प्रजनन के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं कि जीवों का विकास, जीवों का विकास मुख्यतः कितने परिस्थिति में हुआ है? मुख्यतः 2 परिस्थिति में हुआ है, 2 परिस्थिति में हुआ। रिप्रोडक्शन यूनिट से कैसे रिलेटेड है? 2 परिस्थिति से हुआ। एक तो आ गया कि आपका हाँ अनुकूल परिस्थिति था, और एक प्रतिकूल परिस्थिति। चलो बात करता हूँ अनुकूल परिस्थिति का। अनुकूल परिस्थिति, सब चीज अच्छा है भाई। अनुकूल परिस्थिति, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अनुकूल परिस्थिति में जो जीव, अनुकूल परिस्थिति में हर चीज अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है ना, तो अनुकूल परिस्थिति में विकास करने वाले जीवों का जीवन अवधि क्या होता है? अधिक। जीवन अवधि क्या होगा? अधिक। जीवन अवधि अधिक होता है, जीवन अवधि अधिक होता है, तथा प्रति जनन चक्र संतति उत्पादन की दर, प्रति जनन चक्र संतति उत्पादन की जो कैपेसिटी है, संतति उत्पादन की जो दर है, रेट है, संतति उत्पादन की दर बोलना ज़्यादा सही रहेगा। प्रति जनन चक्र, ठीक है, संतति उत्पादन की जो दर रहेगी वो क्या रहती है? क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि परिस्थिति अनुकूल है ना भाई। जीवन अवधि लंबा है, तो उसको क्या हड़बड़ी है बच्चे पैदा करने का? अभी तो और जिएंगे वाला कहानी है, ठीक है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों वाला कंडीशन चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? जीवन अवधि क्या है? लंबा। तो प्रति जनन चक्र, एक बार यदि जनन चक्र चला तो 1 संतति 2 संतति ऐसा आएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखो, ऐसे जीव जिनका विकास कौन से परिस्थिति में हुआ है? प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ है, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में जिन जीवों का विकास हुआ, ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में विकास करने वाले जो जीव रहते हैं, एजिटेट लिखना है भाई, प्रतिकूल परिस्थिति में विकास करने वाले जीवों का, विकास करने वाले जीवों का, साथ साथ नोट्स बनाते रहो भाई, ठीक है, नोट्स बनाना जरूरी है, जीवों का माइंड खुलता है, ठीक है ना। प्रतिकूल परिस्थिति में विकास करने वाले जीवों का जीवन अवधि क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, तथा प्रति जनन चक्र संतति उत्पादन की जो दर रहेगी, संतति उत्पादन की दर क्या होती है? अधिक होती है। टाइम कम है तो कम टाइम में अपना जो पीढ़ी है उसको बढ़ाएगा, तो प्रति जनन चक्र संतति उत्पादन की दर क्या होगी? अधिक होती है।
क्लियर है। एक बार में भी यदि उनका बच्चा यदि एक बार में पैदा हो रहा है, पार्चुरेशन हो रहा है, तो 5 बच्चे 10 बच्चे ऐसा आएगा, क्योंकि जीवन अवधि क्या है उनका कम है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया ना? चलो छापो, आगे बढ़े, छापो छापो छापो, जल्दी छापो। मैं थोड़ा सा आगे का देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है, ठीक है। चलो देखो, हो गया क्या? मिटा दूँ? लिखो रे भाई लिखो। चलो, तो यही कहानी हो गया आपका किसका? जीवन अवधि का। किसका कहानी हो गया? जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे बोलते हैं? बोल दिया मैं कि कोई भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु का तक का जो समय अवधि है, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। और अलग अलग जीवों के क्या देख लिए हम लोग? जीवन अवधि देख लिए। और ये भी बताया कि जीवन अवधि का विकास कितने परिस्थिति में हुआ? 2 परिस्थिति में हुआ। अब नेक्स्ट फिर से हमारा जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर का ही नाम है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो सबसे पहले फिर से रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका क्या महत्व है, हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे, इसको जानना भी तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उसका टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और सब जानते हो ना कितने टाइप का होता है। चलो पहले एक बार और परिभाषा देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है। लिखो लिखो लिखो, रिप्रोडक्शन ये क्या बोलते हैं? प्रजनन। रिप्रोडक्शन या प्रजनन। क्या होता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन? ठीक है, यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव अपने ही समान नए जीवों की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रजनन। तो ध्यान से देखो भाई, इसका परिभाषा क्या लिखोगे? यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे, सेम टू सेम, ऐसा है क्या? ठीक है, हाथी है तो हाथी उत्पन्न होगा ना, शेर है तो शेर का बच्चा शेर ही होगा, ठीक है, मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। तो क्या बोल रहा हूँ, यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक छोटे से नए संतति को जन्म देता है, नए संतति को जन्म देता है, यंग फर्टाइल वन को जन्म देता है। क्लियर है कि नहीं? यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है ना भाई, जीवों में होने वाली ये क्रिया है, ठीक है। अजीवों में होगा क्या? नहीं ना। तो क्या बोल रहा हूँ, यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक छोटे से नए संतति को क्या करता है? जन्म देता है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। प्रजनन का महत्व क्या है? ठीक है, प्रजनन का महत्व क्या है? यदि प्रजनन प्रक्रिया नहीं होता, ध्यान से समझो, यदि प्रजनन की प्रक्रिया ही नहीं होता तो हम सभी होते ही क्या? मतलब जीवों की निरंतरता हेतु, ठीक है, जीवों की निरंतरता है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचार हो, नए नए जीवों की क्या हो? उत्पत्ति हो, कोई भी जो जीव है उसका अस्तित्व खत्म ना हो, ठीक है ना। इस कारण ही क्या है आपका प्रजनन का महत्व। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है कि जो जनन करने वाली प्रजाति है, ठीक है ना, जो जनन करने वाली प्रजाति है उसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार क्या आता है? निरंतरता उत्पन्न होता है। तो लिख सकते हैं भाई, जनन करने वाली जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है, बने रहती है। और प्रजनन के कारण ही दूसरा चीज याद रखना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी अस्तित्व उस जीव का इसी के कारण तो है ना, प्रजनन के कारण ही है। अच्छा, दूसरा याद रखना, क्या याद रखना है? दूसरा महत्व क्या है? विभिन्नता उत्पन्न करता है जी प्रजनन, विभिन्नता उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे में नहीं आएगा प्रजनन का क्या महत्व है, कैसा है, प्रजनन का परिभाषा दो करके, ठीक है, इसके बाद का आता है। तो देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका महत्व देख लिया। अब आगे देखना है ये जो आपका रिप्रोडक्शन रहता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आपको जनन का प्रकार देखना है। सबको पता है, बच्चे को पता है, क्या पता है कि जनन जो रहता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अलैंगिक जनन,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये एक होगा आपका क्या, लैंगिक जनन। क्या होगा, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है कि नहीं? दो प्रकार का जनन होता है भाई। अच्छा, ये जो जनन का प्रकार डिसाइड किया हो ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मुख्यतः ना एक चीज याद रखना कि कोई भी जो जीव है उसका हैबिटाट कैसा है, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसे है, ठीक है ना, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, उस जीव के आवास के ऊपर भी निर्भर करेगा ये जनन का प्रकार। उसका आंतरिक जो फिजियोलॉजी है, ठीक है ना, शारीरिकी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी जो पढ़ते हो ना, ठीक है, उसके शरीर का जो फिजियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर? और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अदर फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उन सभी के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि कोई भी जीव किस प्रकार से जनन करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद उसका महत्व, और उसके बाद क्या देख लिया, उसका प्रकार। यहाँ तक समझ आया क्या? ठीक है, तो कल शुरुआत करेंगे बच्चों हम लोग अलैंगिक जनन का। कल पूरा एक शॉर्ट में पूरा अलैंगिक जनन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा मुख्य जो पार्ट है, जिसके बारे में हमको फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना, मुख्यतः नेक्स्ट 2 चैप्टर, हाँ, एक है तुम्हारा प्लांट रिप्रोडक्शन और एक पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसमें तो ज़्यादातर क्या पढ़ोगे, लैंगिक जनन पढ़ोगे, तो इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसके साथ, अलैंगिक जनन के साथ, ठीक ना। अलैंगिक जनन टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे एक फ्लो चार्ट द्वारा, ठीक है। तब तक आप लोग अपना नोट से बना लेना, यहाँ तक पढ़ लेना और एक बार पूरा रिवाइज करके आना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।